हेलो दोस्तों, मैं जयपाल कुमार सिंह प्रगति आईएएस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग बिहार बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति से संबंधित यह सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम साइंस पढ़ेंगे। साइंस का पहला लेक्चर हो चुका है और हम साइंस आयोग द्वारा सुझाए गए एससीईआरटी और एनसीईआरटी किताबों पर जो आधारित है उसी का हम अध्ययन कर रहे हैं। पहले लेक्चर में मैंने आपको पोषण के बारे में कुछ जानकारियाँ दी थी। तो पोषण किसे कहते हैं? मनुष्य एक बहुकोशिकीय जीव है जो अपने शरीर के विकास के लिए और वृद्धि के लिए उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके लिए वो भोजन करता है। और भोजन में क्या हमें पाया जाता है? तो भोजन में हम पोषक तत्व ग्रहण करते हैं। उन्हीं पोषक तत्वों के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं और आज हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें तीन मूलतः मैंने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा ये मुख्यतः मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं, जिसकी आवश्यकता हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए होती है शरीर को। तो एक एक करके हम इसका अध्ययन करेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं और पढ़ते हैं। पहला हमें पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को हिंदी में शर्करा भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली किससे बना है? तो कार्बोहाइड्रेट वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों से मिलकर बना है। जैसा कि आपको पता है, हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती है, जो लगभग 65% पाई जाती है। इसकी पूर्ति कहाँ से होगी? तो इन सब पोषक तत्वों से ही इसकी पूर्ति होगी। कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। यह एक बहुलक है। बहुलक का मतलब कि ये किसी छोटे छोटे कण से मिलकर बना है। जैसे कि हमारा शरीर छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उसी तरह कार्बोहाइड्रेट एक बहुलक है जो कार्बोहाइड्रेट एक बहुलक है जो एकलक से मिलकर बना होता है। और एकलक इसमें क्या है? सबसे छोटी यूनिट जो होती है कार्बोहाइड्रेट को, उसको हम ग्लूकोज कहते हैं। ग्लूकोज सबसे छोटी यूनिट होती है कार्बोहाइड्रेट की। तो पहला प्रश्न तो यहीं से बनता है कि आपसे पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा यूनिट ग्लूकोज होता है, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट तीन तरह के पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट तीन तरह के पाए जाते हैं, जैसे एकल शर्करा, द्विशर्करा और बहुशर्करा। जैसे मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट बहुत सारे एकलक से मिलकर बना हुआ है, तो इसमें जो एकल शर्करा यानी जो इसकी सबसे छोटी यूनिट है वो होती है ग्लूकोज। और इसके बहुत सारे एकल शर्करा के एग्जाम्पल है, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज और पेंटोज। कार्बोहाइड्रेट का हमारे शरीर में काम क्या है? ये ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। हमारे डीएनए में भी एक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं पेंटोज। डीएनए में भी हमारे पाया जाता है, जिसको हम पेंटोज कहते हैं। मोनोमर, एकल शर्करा, एकलक का मतलब होता है, जैसे आपको अगर नहीं पता है, एकलक का मतलब होता है मोनोमर। एक छोटा, सबसे छोटा यूनिट जिससे मिलकर कोई चीज जिसके रिपीटिशन से बनता है, वो हम उसको बहुलक कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। और जो सबसे छोटा यूनिट होता है उसे हम मोनोमर कहते हैं। तो ये मोनोमर है। तो पहला प्रश्न तो यहीं से पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा यूनिट क्या है, एकलक क्या है? तो वो ग्लूकोज होता है। दूसरी बात, दूसरा प्रश्न यहां से इंपॉर्टेंट, जो इसका फॉर्मूला, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। ये जो एकल शर्करा होते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं और इनको पाचन की आवश्यकता नहीं होती है। ये इंस्टेंट एनर्जी का काम करते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप खेल के मैदान में खिलाड़ी खेलते हैं तो थकते हैं तो वो ग्लूकोज पीते हैं। ग्लूकोन-डी जो बाजार में आता है वो एक्चुअली कुछ नहीं है, ये एकल शर्करा का एग्जाम्पल है और ये इंस्टेंट एनर्जी देता है, क्योंकि इसको पाचन की जरूरत नहीं होती। भोजन जो हम करते हैं उसको पचने में कम से कम 3-4 घंटा समय लगता है, जबकि ग्लूकोज ये झट से हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है जल्दी से। फ्रक्टोज फलों में पाए जाने वाला एकल शर्करा है, जो सबसे स्वीटेस्ट होता है। तो सेकंड प्रश्न आपका यहां से पूछा जाता है
कि सबसे मीठी शर्करा क्या होती है, तो फ्रक्टोज जो है सबसे मीठी शर्करा होती है, यह फलों में पाई जाती है। पेंटोज, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये हमारे डीएनए, जो हमारा डीएनए है, जो हमारा, जब हम कोशिका पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि जो कोशिका है उसके केंद्रक में डीएनए आरएनए जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाती है, जो जीन्स वो डीएनए के थ्रू ही जाती है। डीऑक्सी इसका जो फुल फॉर्म होता है, उसमें जो है एक शर्करा पाई जाती है जिसको हम पेंटोज कहते हैं। इसका नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसको कहते हैं, डीएनए का फुल फॉर्म है। इसमें एक शर्करा पाई जाती है जो पेंटोज के नाम से जानी जाती है। डीएनए जो है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म है, जिसमें पेंटोज जो है एक शर्करा के रूप में पाई जाती है। यानी ये हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, यह हमारे जीवन निर्माण में भी है, इसलिए हम इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है, यहां मैंने लिखा है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी पाई जाती है। क्योंकि यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है तो इसीलिए इसमें ज्यादा एनर्जी पाई जाती है। और एक सवाल यहां से भी पूछा गया है, एनटीपीसी के एग्जाम्स में पूछा गया है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी एनर्जी पाई जाती है। द्विशर्करा में आते हैं हम। द्विशर्करा यानी कि दो मोनोमर मिलकर, 2 ग्लूकोज मिलकर या 2 एकल शर्करा मिलकर जो शर्करा का निर्माण करते हैं उसे हम द्विशर्करा कहते हैं। उसमें से मेन एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि सवाल एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा द्विशर्करा का एग्जाम्पल से, इनमें से कौन सा एकल शर्करा का एग्जाम्पल है। इनमें से 4 ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा और आपसे एक ऑड एंड आउट करके पूछ लिया जाएगा। तो द्विशर्करा में एक माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। और अगर थोड़ा प्रश्न को और हार्ड बनाएगा तो ये बोलेगा कि माल्टोज किन 2 एकल शर्कराओं से मिलकर बना है, तो यहाँ पे माल्टोज जो है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज के 2 जब अणु मिलते हैं तो वो माल्टोज का निर्माण करते हैं। सुक्रोज जो है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बनता है, जो कि गन्ने के रस में पाया जाता है। माल्टोज जो है वो गुड़ में पाया जाता है, गुड़ में पाया जाता है। और लैक्टोज जो है वो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बनता है, जो कि दूध में पाया जाता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि आप एग्जाम्स में देखते हैं, आता ही आता है कि लैक्टोज किसमें पाया जाता है, तो दूध में कौन सा जो है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, लैक्टोज पाया जाता है। थोड़ा और कठिन बनाएगा तो ये किससे मिलकर बनता है, तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है। तो इस पे आपको ध्यान देना है। ये जो आपका ये जो क्लास है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है ये जितने भी मैंने पॉइंट लिखे हैं ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे नोट डाउन कर लीजिए, कहीं ना कहीं एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अब आते हैं हम बहुशर्करा, यानी कि एकल शर्करा जो है, बहुत सारे एकल शर्करा मिलकर, बहुत सारे मोनोमर मिलकर जिस जो है शर्करा का निर्माण करते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, उसे हम बहुशर्करा कहते हैं। लगभग अगर औसतन लें तो बहुशर्करा में 11 से ज्यादा जो है अणु होते हैं। एकल शर्करा के 11 से ज्यादा अणु जब मिलते हैं तो बहुशर्करा का निर्माण करते हैं। जैसा कि स्टार्च, स्टार्च आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, नहीं तो आप जान जाइए कि स्टार्च जो है पौधे जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं तो उस भोजन को, जो एक्स्ट्रा भोजन होता है, उसको स्टोर जो है स्टार्च वो स्टार्च के रूप में जमा करते हैं। और वो कहाँ जमा करते हैं, तो फलों में, सब्जियों में, और जिसे हम खाते हैं तो वो क्या कहलाता है, स्टार्च कहलाता है। यानी हम सबसे ज्यादा सेवन स्टार्च का करते हैं। यह एक बहुशर्करा है जो पेड़ पौधों द्वारा एक्स्ट्रा जो एनर्जी है वो उसको स्टोर करते हैं। अब आते हैं ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो है जानवरों में पाया जाने वाला, इंसानों में भी पाया जाता है, पशुओं में पाया जाने वाला, एनिमल्स में पाया जाने वाला बहुशर्करा है। क्योंकि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो वो जो है कार्बोहाइड्रेट वो छोटे छोटे कणों में टूटता है पाचन के बाद और वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। और जो ग्लूकोज है ये हमारे ब्लड के थ्रू हमारे ब्लड में मिलता है और हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है। तो जो ग्लूकोज ब्लड में मिल जाता है तो इसी ग्लूकोज को, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, जो हमारे शरीर को एनर्जी चाहिए उतना तो शरीर एनर्जी ले लेता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। ग्लाइकोजन के रूप में इसको कौन कन्वर्ट करता है, तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के रूप में
ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के रूप में हमारे एक ग्लैंड है जिसको हम पैनक्रियाज कहते हैं, उससे एक इंसुलिन नाम का हार्मोन निकलता है। इंसुलिन नाम का हार्मोन निकलता है जिसमें ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को ग्लूकोजेनेसिस कहते हैं। यह भी एक सवाल पूछा जा चुका है। इस प्रोसेस को ग्लूकोजेनेसिस कहते हैं, जो ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में हमारे बॉडी में जो कन्वर्ट होता है, स्टोर होता है एक्स्ट्रा ग्लूकोज, वह इंसुलिन के द्वारा होता है जो हमारे पैनक्रियाज से निकलता है। और अगर जब हम जिस दिन उपवास रखते हैं, माताएं बहनें उपवास रखती हैं, कोई जब पूजा पाठ हम लोग भी करते हैं तो उपवास रखते हैं, तो हम उस दिन जो है खाना नहीं खाते। तो जब खाना नहीं खाते तो ग्लूकोज हमारे बॉडी को नहीं मिलता है, तो हमारे शरीर को एनर्जी कहाँ से मिलती है? हमारे शरीर को एनर्जी यही ग्लाइकोजन जो है वापस ग्लूकोज में बदल जाता है, और इसे बदलने के लिए उसी पैनक्रियाज से एक और जो है हार्मोन निकलता है जिसको ग्लूकागन कहते हैं। तो ग्लूकागन हार्मोन जो है वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है। तो इस तरह एक बैकअप का काम करता है, बैकअप एनर्जी का काम करता है ग्लाइकोजन। तो ये जानवरों में पाया जाता है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है काइटिन। काइटिन जो है कवक की जो सबसे बाहरी जो परत होती है वो काइटिन की बनी होती है, और ये एजिटेड सवाल पूछा हुआ है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कवक के जो है बाहरी जो परत है वो किससे बनी है? काइटिन की बनी होती है। और सेल्यूलोज, तो जब हम लोग कोशिका पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो पादप जो पौधे होते हैं उनकी कोशिका में सेल वॉल पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाई जाती है जो सेल्यूलोज की बनी होती है। तो ये पादप के जो कोशिका हैं उनमें सेल्यूलोज पाया जाता है। कवक के जो सबसे ऊपरी जो परत होती है वो काइटिन की बनी होती है, और ग्लाइकोजन जो है एनिमल्स में स्टोर होता है, और स्टार्च जो है पौधों में एक्स्ट्रा फूड जो होता है वो स्टार्च के रूप में जमा होता है। हमारे बॉडी में एक हिपेरिन नाम का सेल्यूलोज जो है, सेल्यूलोज का एक एग्जांपल है हिपेरिन, जो हमारे ब्लड में पाया जाता है। ये एंटी क्लॉटिंग होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटी क्लॉटिंग, यानी जैसे विटामिन के जरूरी है बाहर रक्त स्राव को रोकने के लिए, उसी तरह हमारे बॉडी के अंदर ब्लड जो है ना रुक जाए, इसका संचरण जो है अच्छे तरीके से चले, उसके लिए एक हिपेरिन नाम का पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, जो एंटी क्लॉटिंग होता है, इसको अंदर जो है क्लॉट होने से बचाता है। तो ये रहा कार्बोहाइड्रेट का डिटेल्ड एनालिसिस। इसके हर पॉइंट से सवाल पेपर में पूछे जाते हैं, इसके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब इसके स्रोत पे आते हैं। तो मुख्यतः जो अनाज होते हैं वो इसके स्रोत हैं। गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ, आलू, गुड़ इत्यादि जो है, फलें भी हैं, हर चीज में ये पाया जाता है। लेकिन अधिकांशतः मूल जो स्रोत है वो अनाज होता है। इसकी कमी या अधिकता से क्या रोग होते हैं? तो जैसा कि आपको पता है कि ये एनर्जी का मुख्य स्रोत है, तो एनर्जी के मुख्य स्रोत में ये क्या होता है कि जब आप कम भोजन करेंगे तो आप कमजोर हो जाएंगे, शरीर जो है पतलापन हो जाएगा, थकान महसूस होगा, काम करने की इच्छा नहीं होगी, और एक्स्ट्रा ज्यादा एनर्जी ले लेंगे तो आप जो है शरीर थोड़ा आपका मोटा हो जाएगा, जिससे आप जो है फिर आपको भी फिर वैसे ही थकान होगा और आप जो है फिर काम नहीं कर पाएंगे। तो दोनों कंडीशन खराब है। इसलिए आप संतुलित आहार की बात सोचते हैं कि उतना ही एनर्जी चाहिए जितना आपके शरीर के लिए जरूरी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इसके लिए कि इसका जो है इसका पता कैसे चलता है कि भोजन में कार्बोहाइड्रेट के जांच, ये एससीईआरटी की किताब में दिया हुआ है कि स्टार्च की जांच के लिए आयोडीन टेस्ट और बेनेडिक्ट टेस्ट जो है कार्बोहाइड्रेट के किसी भी जांच के लिए होता है। ये दो टेस्ट है, आपको याद रखना है। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट की जांच कैसे करते हैं, तो बेनेडिक्ट टेस्ट और आयोडीन टेस्ट से हम कार्बोहाइड्रेट की जांच करते हैं। अब हम आते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट के दूसरे पोषक तत्व पे, जिसका नाम है प्रोटीन। प्रोटीन हमारे शरीर के वृद्धि और विकास के लिए जरूरी है। हमारी जो मांसपेशियां होती हैं वो लिपोप्रोटीन से बनी होती हैं, इसीलिए इसकी आवश्यकता होती है। हमारे शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन का बना होता है। इस शब्द का नामकरण जो है बर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट ने 1938 में किया था। जब हमारा शरीर कहीं चोट लग जाती है, कट फट जाता है, तो प्रोटीन बहुत जरूरी होती है। यानी हमारे शरीर के विकास में प्रोटीन का बहुत बड़ा योगदान है। तो आप समझ सकते हैं कि बच्चों को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जिसके अमाउंट मैंने पिछले लेक्चर में आपको दिया था। गर्भवती महिलाओं को इसकी ज्यादा जरूरत होती है, एडल्ट को इसकी कम जरूरत होती है।
इसके जो एग्जाम्पल्स में होते हैं वो केराटिन, हीमोग्लोबिन, ऑप्सिन जो है प्रोटीन के कुछ एग्जाम्पल्स जो हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। जैसे केराटिन जो है बालों में, बाल, नाखून, जानवरों के जो खुर होते हैं, सींग होते हैं, वो केराटिन के बने होते हैं जो एक प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन बहुत ही आवश्यक है, ये हमारे ब्लड में यही ऑक्सीजन को जो है पूरे शरीर में पहुंचाता है। ऑप्सिन जो है हमारी आंखों में दो तरह की, रेटिना में दो तरह की सेल पाए जाते हैं जिसको हम एक शंकु कोशिका और शलाका कोशिका कहते हैं। तो शंकु कोशिका के निर्माण में ऑप्सिन का बहुत बड़ा योगदान होता है, तो इसीलिए प्रोटीन हमें चाहिए। प्रोटीन का एक और नाम है जिसको हम पॉलीपेप्टाइड के नाम से जानते हैं। पॉलीपेप्टाइड के नाम से भी प्रोटीन को जाना जाता है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन भी एक पॉलीमर है, बहुलक है, और इसका जो है सबसे छोटा यूनिट है उसको हम कहते हैं एमिनो एसिड। एमिनो एसिड जो है प्रोटीन का सबसे छोटा यूनिट एमिनो एसिड होता है, और दो एमिनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, और कम से कम 20 एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं, इसीलिए इसे पॉलीपेप्टाइड भी कहा जाता है। तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है, तो ये याद रखिएगा कि कम से कम 20 एमिनो एसिड जो है मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अब आते हैं इसके स्रोत पे। तो स्रोत में दूध, अंडा, बादाम, दाल, सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। पनीर, मांस, मछली इत्यादि खाने पे प्रोटीन की पूर्ति हो जाती है शरीर को। इसकी कमी से बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, हर बार परीक्षा में पूछा ही जाता है कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो प्रोटीन की कमी से एक मैरस्मस और एक क्वासिक्योर, और ये दोनों रोग जो है बच्चों में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि कुपोषण, एक तो आपने नाम सुना होगा कि जिन बच्चों का अच्छे से भोजन बचपन में नहीं मिलता है वो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, वही है मरस्मस। मरस्मस में क्या होता है कि पूरी बॉडी एकदम पतली, हड्डी, कंकाल, हड्डियां एकदम ट्विस्ट हो जाती हैं, मांसपेशियां एकदम झूल जाती हैं, ये रोग जो है वो मरस्मस का है। और क्वासिक्योर में क्या होता है, थोड़ा सा अंतर है, शरीर बच्चों का बहुत ही पतला हो जाता है और पेट निकल जाता है, जिसे हम कुपोषण के अंतर्गत रखते हैं। तो प्रोटीन, यहां मैंने बताया था कि बच्चों के निर्माण, शरीर के निर्माण में, विकास में जरूरी, तो बच्चों को ज्यादा जरूरत होती है, इसीलिए इसका जो बीमारी का असर है बच्चों में ज्यादा पाया जाता है। और ये मरस्मस और क्वासिक्योर दो डिजीज हैं जो इसकी कमी से होते हैं, और ये परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आते हैं हम मैक्रोन्यूट्रिएंट के थर्ड जो है, जो तीसरा पार्ट है, जिसे हम वसा कहते हैं। एक चीज यहां छूट गया जो मैं आपको बता दूं, प्रोटीन, 1 ग्राम प्रोटीन से भी हमको 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, तो ये एनर्जी भी देता है और शरीर के निर्माण में भी इंपॉर्टेंट है। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से इक्वल अमाउंट में एनर्जी हमें मिलती है। वसा एक और मैक्रोन्यूट्रिएंट है जिसे लिपिड भी कहते हैं। यह भी एक बहुलक है, पॉलीमर है, और ये छोटे छोटे मोनोमर से मिलकर बना है। और ये किससे बना है, तो इसको कहते हैं वसीय अम्ल, फैटी एसिड। वसीय अम्ल से मिलकर बना होता है ये, और इसे लिपिड के नाम से भी जाना जाता है। तो एकाक एग्जाम में तो ये भी पूछ लिया कि लिपिड किसका दूसरा नाम है, तो ये भी याद रखिए कि लिपिड जो है वसा को ही कहते हैं। यहां मैंने देखिए लिखा है कि 1 ग्राम वसा में 9.2 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, यानी इससे जस्ट डबल, कार्बोहाइड्रेट से जस्ट डबल। लेकिन हम इसका सेवन ज्यादा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसका सेवन जब हम ज्यादा करते हैं तो ये हमारे, इसका जो स्टोरेज है, ये जहां जाके जमा होता है, ये हमारे एक टिश्यू पाया जाता है जिसको एडिपोज टिश्यू कहते हैं। यह एडिपोज टिश्यू में जो हमारे स्किन के नीचे होता है, हमारी ये जो स्किन है जिसे एपिडर्मल टिश्यू कहते हैं, इसके नीचे एक टिश्यू पाया जाता है जिसे एडिपोज टिश्यू कहते हैं, उसमें जाके जमा हो जाता है और वो चर्बी बढ़ जाती है, मोटापा बढ़ जाता है, इसलिए इसका ज्यादा अमाउंट में हम सेवन नहीं कर सकते हैं। तो पहला सवाल तो यही पूछा जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसका नाम जिक्र किया कि वसा स्टोर कहाँ होता है हमारे बॉडी में, तो एडिपोज टिश्यू में वसा जो है स्टोर होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे आप जरूर नोट डाउन कीजिए और याद कीजिए। ये क्या काम करता है, तो ये हमारे टिश्यू में जो स्टोर हो जाता है, तो ये जैसे आपको पता है कि मनुष्य जो है गर्म रक्त वाले खून वाले प्राणी हैं हम लोग। इसका मतलब होता है कि हमारा टेम्परेचर, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नहीं बदलता,
वो एक फिक्स रहता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये एक इंसुलेटर की तरह काम करता है, टेम्परेचर को नियंत्रण करता है, इसीलिए इसका जो काम है बॉडी का वो तापमान नियंत्रक है। और जैसे कि ये इसका जो स्रोत है वो तेल, घी, मांस इत्यादि से मिलता है, तो ये रूखापन, जो हमारे त्वचा का जो रूखापन है, जो लाइटनिंग है, मॉइस्चर को मेंटेन रखता है, इसीलिए जरूरी है। वसा जो है दो रूप में हमें प्राप्त होता है, एक जानवरों से और एक पौधों से। तो जानवरों से प्राप्त वसा को हम संतृप्त वसा कहते हैं और ये पौधों से प्राप्त वसा को हम असंतृप्त वसा कहते हैं। इसमें से हमारे लिए जो जरूरी है वो असंतृप्त वसा है, क्योंकि इसका डाइजेशन हमारे बॉडी में आसानी से हो जाता है, जबकि संतृप्त वसा का डाइजेशन हमारे बॉडी में आसानी से नहीं होता है, क्योंकि इनका डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाता है और ये चर्बी बढ़ा देते हैं, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट अच्छे नहीं होते हैं। ये वाले अच्छे होते हैं, जैसे कि सरसों, सूरजमुखी, तिल, जैतून, इन सब का तेल जो है बहुत ही अच्छा माना जाता है। अच्छा, एक बीमारी इसकी अधिकता से हो जाती है जो है एथेरोस्क्लेरोसिस। ये क्या है? तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये जाके एडिपोज टिश्यू में जमा हो जाता है, तो ये रक्त नलिकाओं में जाके जमा हो जाता है और जो हमारी धमनियां हैं, जो हमारी सिराएं हैं, उसमें रक्त जो है वसा जाके जमा हो जाएगा, जिससे कि ब्लड को फ्लो होने में दिक्कत होने लगेगी, जिसकी वजह से हमें हार्ट अटैक आ सकता है। इसीलिए ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इससे होने वाली एक बीमारी है जो एग्जाम्स में अधिकतर पूछी जाती है, क्योंकि इसका नाम थोड़ा टेढ़ा है, तो इसे जरूर करके आप मार्क करके याद कीजिए। एथेरोस्क्लेरोसिस, रक्त नलिकाओं में जम जाने से जो है रक्त का प्रवाह अच्छे से नहीं होता है, जिसकी वजह से जो है हमें हार्ट अटैक आने का खतरा रहता है। इसके अलावा लीवर जो है, लीवर में भी जो है फैट स्टोर होता है, जिसकी वजह से फैटी लीवर हो जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि लीवर जो है हमारे शरीर का एक केमिकल फैक्ट्री के रूप में हम इसे जानते हैं, जिसकी वजह से अगर ये फैटी लीवर हो गया तो ये अच्छे से काम नहीं करेगा और हमारा भोजन अच्छे से नहीं पच पाएगा। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, और जो है इसी तरह आप जो है यहाँ पे धैर्य बनाए रहें। आपको पूरा जो है आपका सिलेबस करवाया जाएगा। आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला हमें, इसलिए हमें भी जो है हिम्मत मिली कि हम इसे आगे बढ़ा सकें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।